जब भी हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं तो ध्यान अक्सर बड़े-बड़े युद्धों और शक्तिशाली राजाओं पर ही चला जाता है। एक पारंपरिक नायक की कहानी हमेशा ही हमें आकर्षित करती है। पर आज के इस विश्लेषण में कहानी थोड़ी अलग होने वाली है। हम 544 से 413 ईसा पूर्व के उस दौर में चलेंगे जिसने प्राचीन मगध की नींव रखी। यह कहानी सिर्फ राज सिंहासनों की नहीं है, बल्कि उन आम लोगों की है जो सच में इस विशाल साम्राज्य के निर्माता थे। एक बहुत ही शानदार बात कही जाती है कि किसी भी सभ्यता की असली पहचान उसके महलों से नहीं बल्कि उसके लोगों से होती है। महल की ऊंची दीवारें भले ही राजाओं को सुरक्षित रखती हों, लेकिन एक संगठित समाज की सच्ची नींव वे किसान थे जो चिलचिलाती धूप में खेत जोतते थे। वे व्यापारी थे और वे जांबाज सैनिक थे। यही वो लोग थे जिन्होंने एक बिखरे हुए कबायली समाज को एक महान साम्राज्य में बदल डाला। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि मगध का ये पूरा सफर कैसा रहा। हम मुख्यतः इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: दूसरी नगरीय क्रांति, आम जीवन और समाज, नगर निर्माण, व्यापार और आखिर में धर्म और सैन्य शक्ति। आइए सबसे पहले बात करते हैं दूसरी नगरीय क्रांति की। ये वो दौर था जब मानव सभ्यता एक बहुत ही व्यापक बदलाव से गुजर रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद ये पहली बार था जब भारत में इतने बड़े पैमाने पर शहरीकरण हो रहा था। छोटे छोटे कबीले और ग्रामीण समाज अब बड़े और संगठित नगरीय राज्यों में बदल रहे थे। सच मानिए, एक बिल्कुल नई दुनिया और नई जीवन शैली आकार ले रही थी। अब थोड़ा इन शहरों के अंदर चलते हैं और वहां के आम जीवन को करीब से देखते हैं। आइए मगध की राजधानी राजगृह की एक आम सुबह की कल्पना करें। शहर धीरे धीरे जाग रहा है। हवा में कुम्हारों के चाक घूमने की लगातार आवाज गूंज रही है। लोहारों की भट्टियों से उठने वाली लपटें और हलचल भरे बाजार। ये शहर अपने कुशल शिल्पकारों और उनकी खास मेहनत पर पूरी तरह से निर्भर था। हर इंसान के पास अपना एक हुनर था जो उस विशाल शहर को जिंदा रखता था। लेकिन इन शहरों और इतनी बड़ी सेना का पेट कैसे भरता था? जवाब है गंगा के मैदानों की अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी। धान, जौ, गेहूं, तिल और दालें यहां खूब उगाई जाती थीं। हालांकि किसानों के लिए जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। मौसम और बारिश की मार और उस पर राज्य का भारी टैक्स, साथ ही युद्ध के दौरान सेना के लिए राशन जुटाना, उनका जीवन सच में कड़े संघर्ष का था। समाज में महिलाओं की स्थिति भी अलग अलग वर्गों के हिसाब से काफी बंटी हुई थी। एक तरफ राजघरानों की महिलाएं थीं, जहां राजाओं के विवाह का सीधा सा अर्थ बड़े राजनीतिक गठबंधन करना होता था। वहीं दूसरी तरफ आम महिलाओं का जीवन सख्त मेहनत से भरा था। खेती, बुनाई, खाना पकाना और पशुपालन, ये सब उन्हीं के जिम्मे था। एक कड़ी पितृसत्तात्मक व्यवस्था तो थी, पर हां, बौद्ध और जैन धर्म के उभरने से कुछ महिलाओं को धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चाओं में हिस्सा लेने की नई आज़ादी भी मिलने लगी थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इन आम लोगों ने अपने पसीने से खड़ा क्या किया था। बात करते हैं स्थापत्य और नगर निर्माण की। राजगृह सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि प्राकृतिक तरीके से बना एक अभेद्य किला था, और इसकी वजह थी ये संख्या 5। ये पूरा शहर 5 विशाल पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसने बाहरी दुश्मनों के लिए इस पर सीधा हमला करना लगभग असंभव बना दिया था। अब इस पूरी चीज के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उस दौर की इंजीनियरिंग सच में चकाचौंध करने वाली थी। साइक्लोपियन दीवार को ही देख लीजिए। जरा सोचिए, बिना किसी गारे या आधुनिक सीमेंट के विशाल पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर इतनी सटीकता से जोड़ा गया था कि वे एक अभेद्य दीवार बन गए। ये भारत की सबसे शुरुआती और मजबूत सैन्य संरचनाओं में से एक थी। हालांकि उन मजबूत दीवारों के अंदर सब कुछ बराबर नहीं था। आम लोग मिट्टी, लकड़ी और घास फूस से बने कच्चे घरों में रहते थे, जबकि अमीर व्यापारी, कुलीन वर्ग और अधिकारी बड़े, पक्के और मजबूत निर्माण सामग्री वाले घरों में रहते थे। वास्तुकला और नगर के निर्माण में ही समाज की बढ़ती आर्थिक खाई साफ दिखाई देने लगी थी। अब आते हैं उस चीज पर जिसने इस पूरे साम्राज्य को आर्थिक रूप से इतना ताकतवर बनाया, यानी व्यापार और अर्थव्यवस्था। मगध का भौगोलिक स्थान इसके लिए एक वरदान साबित हुआ। गंगा नदी और व्यापारिक मार्गों पर पूरा कब्जा होने के कारण यहां से भारी मात्रा में व्यापार होता था। वस्त्र, धातुएं, कीमती मसाले, हाथी दांत और बेहिसाब कृषि उत्पाद इन रास्तों से गुजरते थे। इसी अपार व्यापार ने व्यापारी वर्ग को बेइंतहा अमीर और समाज में बेहद प्रभावशाली बना दिया था। और इस व्यापारिक उछाल के पीछे था
एक असली गेम चेंजर। 5 मार्क सिक्के यानी आहत सिक्के। अब व्यापार सिर्फ सामान के बदले सामान तक सीमित नहीं रह गया था। सिक्कों के आने से पूरा सिस्टम बेहद सटीक और संगठित हो गया। खजाना जमा करना और बड़े पैमाने पर व्यापार करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान था। आखिर में इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं और देखते हैं उस दौर की आध्यात्मिक शांति और सैन्य शक्ति के संगम को। ये कितनी अजीब पर खूबसूरत बात है ना कि एक तरफ तो मगध घनघोर युद्धों में लगा था और दूसरी तरफ यहाँ कमाल की धार्मिक सहिष्णुता थी। एक ही समय में 3 बिल्कुल अलग विचारधाराएं एक साथ फल फूल रही थीं। वैदिक परंपरा के ब्राह्मण और उनके कर्मकांड अपनी जगह थे, वहीं गौतम बुद्ध अहिंसा का मार्ग दिखा रहे थे और भगवान महावीर तपस्या और आत्मसंयम की तालीम दे रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बौद्धिक क्रांति का चरम बिंदु था। लेकिन जब दुश्मन दरवाजे पर हो तो शांति के संदेश से बात नहीं बनती। मगध की असली ताकत उसकी अनुशासित और क्रूर सेना में थी। पैदल सैनिक, तेज घुड़सवार, रथ और सबसे आगे उनके युद्ध हाथी। ये 4 अंगों वाली सेना अजेय थी और सैनिक महीनों तक अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। इन युद्ध हाथियों को तो हम प्राचीन भारत के टैंक कह सकते हैं। युद्ध के मैदान में जब ये विशाल जानवर अपनी भयानक गर्जना के साथ आगे बढ़ते थे तो दुश्मन की कतारें ऐसे ही बिखर जाती थीं। इनकी ताकत और खौफ के बिना मगध के विस्तार की कल्पना करना भी बेमानी है। और जब सरहदों पर सैनिक लड़ रहे थे तब गुरुकुलों और आश्रमों में ज्ञान की धारा बह रही थी। समाज का कुलीन वर्ग वहां सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ रहा था, बल्कि वेद, कूटनीति, युद्ध कला, गहरा दर्शन शास्त्र और यहां तक कि चिकित्सा जैसे एडवांस विषयों की पढ़ाई भी कर रहा था। ये एक बेहद संतुलित शैक्षिक प्रणाली थी। तो आज के इस विश्लेषण के बाद जहन में एक बड़ा सवाल उठता है। इतिहास की किताबें भले ही बिंबिसार या अजातशत्रु के नामों से भरी पड़ी हों, पर क्या वे सुबह जल्दी उठकर चाक चलाने वाले कुम्हार, धूप में तपते हुए भारी कर चुकाने वाले किसान और मौत के सामने सीना तानकर खड़े होने वाले पैदल सैनिक ही मगध के असली और गुमनाम निर्माता नहीं थे? इस गहरे सवाल के साथ ही आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ इस सफर पर निकलने के लिए शुक्रिया।